ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दोस्तों, यह नाम सुनकर कुछ लोग मुगलों के बारे में पॉजिटिव तो कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं। आप लोग ये जानना नहीं चाहोगे कि आखिर मुगल वंश की यह छवि बनी कैसे। दोस्तों, शुरुआत से ही भारत हिंदूवादी देश रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना से पहले हिंदू ही शासन किया करते थे। जब जब हिंदू शाही शासकों के हाथ की कमान कमजोर हुई, तब तब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की भूमि पर कदम रखा। दोस्तों, आप लोगों में से जिस किसी भी व्यक्ति ने इतिहास को गौर से पढ़ा है, तब तो वह व्यक्ति ये जरूर जानता होगा कि हम हिंदू आर्यों की संतान थे, और वह व्यक्ति ये भी जानता होगा कि आर्य लोग भारत के निवासी थे ही नहीं, बल्कि वो तो किसी अन्य स्थान से आकर भारत में बस गए थे और भारत को अपना देश मानने लगे थे। दोस्तों, अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं ये इलॉजिकल बात क्यों कर रहा हूँ, तो ये इलॉजिकल बात नहीं है और न ही मेरी कहानी झूठी। दरअसल आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत जो मैक्स मुल्लर ने दिया है, वो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को मानते हैं और उन्होंने सबूतों के आधार पर ये बात कही है। अगर प्राचीन समय में आर्य लोग मध्य एशिया में निवास करते थे, तो बाबर का जन्म भी तो वहीं हुआ था जहां के आर्य लोग मूल निवासी थे। मगर बाबर का भारत में आकर अपने वंश की स्थापना करना, भारत में ही बस जाना और भारत को ही अपना देश समझकर यहाँ के लोगों पर योद्धा की तरह शासन करना क्यों नकारा जाता है। दोस्तों, बाबर जन्मजात से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इनका पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया में स्थित फरगना की राजधानी अंदीजान का शासक था और यहीं पर 14 फरवरी 1483 ईस्वी के दिन बाबर का जन्म हुआ। बाबर ने बचपन में ही घुड़सवारी, तीर अंदाजी व तलवारबाजी जैसी अन्य कलाएं सीख ली थी। बाबर पढ़ने लिखने में बड़ा होशियार था, इसीलिए उसने तुर्की भाषा में अपना समय का इतिहास लिख डाला। दोस्तों, बाबर मुगल वंश का वह बादशाह था जिसने अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को लिखने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं की। 11 वर्ष की आयु में 8 जून 1494 ईस्वी के दिन बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा, क्योंकि इनके पिता की मौत छत से गिरने के कारण हो गई थी और बाबर ही अपने पिता के साम्राज्य को संभाल सकता था। बाबर जैसे ही फरगना की गद्दी पर बैठा, उसके चाचा और मामा उसके लिए खतरा बन गए। ये दोनों बाबर की गद्दी को पाना चाहते थे। बाबर एक सफल वीर और बहादुर योद्धा था। वो अपने साम्राज्य की सीमा को छूने वाले समरकंद को पाना चाहता था और अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, जिस पर वो 7 महीने की घेराबंदी के बाद अधिकार करने में सफल हो जाता है। यहाँ पर बाबर 100 दिनों तक शासन करता है, लेकिन बाबर के पीछे से उसके साम्राज्य में विद्रोह फैल जाता है, जिसे दबाने के लिए बाबर समरकंद छोड़कर जाता है। लेकिन फरगना में बाबर का सौतेला भाई जहांगीर मिर्जा और उसका मामा अधिकार करने में सफल हो जाते हैं। अब वह अपने जीते हुए प्रदेश समरकंद जाता है, तो यहाँ एक उज्बेक सरदार सैबनी खां उसके पीछे से अधिकार कर लेता है। बाबर अब बेघर हो जाता है। छोटी सी उम्र में उसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी और साम्राज्य को फिर से पाने की इच्छा उसको मन ही मन झकझोर रही थी। जैसे तैसे बाबर ने 1499 में फरगना को पुनः जीत लिया, मगर 1500 में वह फिर से उसके हाथ से चला गया। 1502 से 1504 के बीच बाबर हारे हुए जुआरी की तरह अपने भाग्य को आजमाने के लिए इधर उधर भटकता रहा और भटकते भटकते उसकी भेंट 111 वर्षीय एक बूढ़ी महिला से हुई, जिसने उसे सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत की अपार धन संपदा के बारे में बताया। लेकिन इसी बीच अफगानिस्तान के काबुल में राजनीतिक विद्रोह फैला हुआ था। बाबर ने समय का लाभ उठाकर 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और यहाँ तक कि उसने 1506 में अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण कर ली और 1507 में कंधार भी जीत लिया। 1511 और 12 में बाबर ने ईरान के शासक की मदद से अफगानिस्तान में समरकंद, बुखारा और खुरासान क्षेत्रों को जीत लिया। ये ऐसे राज्य थे जो कभी बाबर के हाथ आ जाते तो कभी छिन जाते, लेकिन अब बाबर ने भारत की भावी विजय योजना बनाई और सूझबूझ के साथ 1519 में भारत पर आक्रमण कर दिया। बाबर ने 1519 से 1526
के पानीपत के प्रथम युद्ध तक भारत पर 5 आक्रमण किए, जिन आक्रमणों में बाबर ने मध्य एशिया की लड़ाकू जातियों की युद्ध प्रणालियों का प्रयोग किया, जो उसकी जीत की वजह बनी। बाबर ने तुर्कों से घुड़सवारी की कला, मंगोलों और अफगानों से मैदान की व्यूह रचना सीखी, ईरान से तोप व बंदूकों का प्रयोग करना सीखा और उज्बेक सरदारों से तुलगुमा विधि सीखी, जिसमें दुश्मन को हराने के लिए गहरी खाइयां खोदी जाती थी। इन सब विधियों के इस्तेमाल से बाबर ने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों को जीता, जिसमें बाजोर, भेरा, सियालकोट, लाहौर, दीपालपुर क्षेत्र शामिल थे। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के दिन बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और उसे युद्ध भूमि में मार गिराया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया और दिल्ली में अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और भारत में मुगल वंश की नींव रखी। दोस्तों, बाबर का मध्य एशिया से भारत को जीतने का सफर आसान नहीं था, लेकिन बाबर ने अपनी समझदारी और बहादुरी से इसे आसान बना दिया था। बाबर ने भारत को ही अपना देश समझा, क्योंकि इसके पूर्वज तैमूर ने भी यहाँ आक्रमण करके यहाँ के क्षेत्रों पर अधिकार किया था, जिन क्षेत्रों पर बाबर अपना पैतृक दावा भी करता है। पानीपत के प्रथम युद्ध ने तो मुगल वंश की स्थापना करवा दी, मगर 1527 में हुए बाबर व राणा सांगा के मध्य खानवाह के युद्ध ने इस वंश को स्थायित्व प्रदान किया, जिसमें बाबर की जीत हुई, जिसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया और 1529 में गागरा के युद्ध में अफगानों को अंतिम रूप से हराया। बाबर द्वारा लड़ा गया गागरा का युद्ध पहला ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। इसके कुछ ही समय बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी के दिन बाबर की मृत्यु हो जाती है और इस महान योद्धा को आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। दरअसल दोस्तों, बाबर की मृत्यु को लेकर इनकी पुत्री गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक हुमायूंनामा में बाबर के मौत की वजह इब्राहिम लोदी की मां के दिए जहर को बताया है, लेकिन इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते। तो दोस्तों, आज की यह खास वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसी ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।